अगर हम घटनाओं को जाएं और घटनाओं के बारे में जानकारी करें, यहां माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सब आते हैं, अगर एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए, तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें, एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है। और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है, और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचनाएं हैं जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है, सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, या देश में चल रही है सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी? विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था? किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था? हमारे माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी, और चारों बार कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार जहां इलाज हो रहा है वो अस्पताल किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे थे तो इलाज हो रहा है किसके बनाए हुए हैं? आप बोल रहे थे तो इलाज हो रहा है वो किसके बनाए हुए हैं? सुनिए, आप बोल रहे थे, नहीं बोला, अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे, सुनिए। जब माननीय नेता यही बात बोल रहे थे, विपक्ष बोल रहे थे, कोई बीच में कोई किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया, नहीं कोई व्यवधान नहीं किया था। नेता सर बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए। आपने कोई प्रयास नहीं हुए। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी? 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी।
प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिस जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह हर व्यक्ति की संवेदना है। 108 की एक व्यवस्था है, आप कॉल करेंगे, उसका रिस्पांस टाइम के अनुसार आपको वहां पर वह एम्बुलेंस प्रदान करने का प्रयास होता है और हमेशा एक प्रयास होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम दी गई है, एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन हम उसको कटघरे में खड़ा करें। शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सीएससी की, पीएससी की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की, हम उसको ही कटघरा में खड़ा करके आम नागरिक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, क्योंकि जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जब भी कोई आचरण कोई व्यक्ति करेगा तो वह अविश्वास की स्थिति पैदा करेगा और वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं या कर बैठते हैं। इसको लोकतंत्र में कहीं मान्यता नहीं देनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है और जो कुछ भी होगा, मैंने पहले भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए हमने इसको जाति, मत, मजहब या क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बांटा है। 25 करोड़ जनता को डबल इंजन की सरकार ने अपने परिवार के रूप में ट्रीट किया है और बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो रही है और हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया, मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। 1-2 नहीं, 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेंट में ताला है, दोनों में ताला है। दवाई है नहीं, मशीनें नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हमारी खड़ी की गई, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं, अगर हम सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन को अपना माने पीजीआई, आप किसी विभाग में किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिन मशीनों में, जिस लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? ये सरकार बताए कि इन्होंने मशीनें कितनी खरीद करके डॉक्टर्स को दे दी। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है।
आपकी एम्बुलेंस कहां है? और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, ये नवाबगंज थाने की जिस दिन घटना हुई है, उसी दिन गोंडा में एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है, और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे। मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी, और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन देख रहा है, वैक्सीन तो हम लोगों ने फ्री भी की है, फ्री वैक्सीन है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हम लोगों ने तो वैक्सीन ली है, नेता हम लोगों ने वैक्सीन ली, पावर होगी, हम लोगों ने वैक्सीन ली है। लेकिन वैक्सीन ने भारत के पहली बार हुआ है, समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को, जनता दल की सरकार को सपोर्ट किया था। सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। चलिए हो गया, अरे ठीक है, अरे हो गया रघुदास जी। 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति कहता है, और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेला में 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक पेशेंट आते हैं। आयुष्मान भारत की योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है। और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है,
कोरोना वैक्सीन पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने के मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी देशवासियों को प्राप्त हो गया था। और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी है कि जिनके प्रयास से देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन आए और 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को प्राप्त हुए। एक कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को एक सुरक्षा कवच के रूप में उसने पूरे देशवासियों को एक संबल दिया। आज कोरोना वैक्सीन के नाते कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन का ध्यान तो नहीं रखा, लेकिन दुष्प्रचार जरूर करते रहे। कभी वैक्सीन के खिलाफ करते थे, कभी किसी अन्य उसके खिलाफ अभियान, अनावश्यक एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और ये सभी वैक्सीन की डोजेज फ्री में ही उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को बहुत प्रमाण पत्र कहीं से और लेने की आवश्यकता नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। बेहतरीन शिक्षा के केंद्र खोलने के कार्य हों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, उसी अभियान के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है। तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अड़ंगा लगाने का कार्य तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल लोकतंत्र में सरकार ही नहीं, प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उस गंभीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रांति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। और इस प्रकार की कभी कभी छोटी छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन उसको जब हम लोग गंभीरता से कोई लेने लगता है तो कभी कभी उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। इंसेफ्लाइटिस, उसके कोरोना के मामले में हमने देखा था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन का परिणाम क्या रहा, बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा। लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, WHO ने इसको मान्यता दी और वैज्ञानिकों ने बहुत उसके साथ, हमें मौतें बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था। भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया। क्या कर रहे थे हम आजादी के बाद? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था? इतने वर्षों तक आखिर हम क्यों, और इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। लेकिन वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी संवेदना ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ। वो कभी मुद्दा नहीं बन पाया।
इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे, लेकिन भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आती है और मात्र 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम गफलत पैदा करें, लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दे होते हैं और इस प्रकार के मुद्दों पर हमें हमेशा उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यहां पर जो भी मुद्दे उठते हैं, झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? आज प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी हों, उन सभी कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और बिना भेदभाव के समाज के हरेक तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के 2 कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी, ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं, उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.